प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय से संबद्ध अपनी इस समष्टि अर्थशास्त्र विषय की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज राष्ट्रीय आय के जो पूर्व कक्षा में शेष समुच्चय रह गए थे, उन समुच्चयों का अध्ययन आज की कक्षा में सम्मिलित किया गया है। पूर्व कक्षा में अपन ने कुल 6 समुच्चय शामिल किए थे। आज शेष समुच्चय अपनी कक्षा में शामिल करते हुए उनका अध्ययन किया जाएगा। आज का जो पहला समुच्चय है वो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। यह है एक देश में एक लेखा वर्ष में अर्जित कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसमें श्रम के प्रतिफल को सम्मिलित करते हैं, प्रचालन अधिशेष जिसमें भूमि, पूंजी और उद्यमी के प्रतिफल को सम्मिलित करते हैं, मिश्रित आय जिसमें एक उद्यमी जो कि अपने सभी संसाधनों को सम्मिलित रूप से उत्पादन में लगाता है, उसके प्रतिफल को सम्मिलित करते हैं। इसमें यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तो ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देने पर प्राप्त होता है। यह राष्ट्रीय आय की पर्याय मानी जाती है। इस अवधारणा को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। J.R. हिक्स ने बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन या बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक बेहतर अवधारणा माना था, क्योंकि उपभोक्ताओं को जो उत्पादन या वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो बाजार कीमत पर प्राप्त होती हैं, न कि साधन लागत पर। इसी तरह यदि किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को जानना हो तो उसके लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एक बेहतर अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि उससे किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता का पता चलता है और रियल जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली जो आज की अवधारणा है वो है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसे सकल राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। पिछली अवधारणा जो कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, उसमें एक वर्ष में होने वाले पूंजीगत ह्रास यानी मूल्य ह्रास को सम्मिलित नहीं किया था। यदि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्य ह्रास की राशि को सम्मिलित कर दिया जाता है तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य को प्राप्त किया जाता है। यह अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता का बेहतर मापक नहीं मानी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण समानिका या समुच्चय है वो है निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाला शुद्ध घरेलू उत्पादन से साधन आय। निजी क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक इकाइयां सम्मिलित होती हैं, तो इसमें एक अर्थव्यवस्था की जो संगठित और असंगठित सभी आर्थिक इकाइयां जिनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है वो सम्मिलित होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें सरकार के जो प्रशासनिक विभाग होते हैं, विभागीय उपक्रम और गैर विभागीय उपक्रम सम्मिलित होते हैं। यदि भारत सरकार की बात की जाए तो विभागीय उपक्रमों में दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, तार विभाग। गैर विभागीय उपक्रमों की बात की जाए तो इसमें इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NTPC इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। इस तरह निजी क्षेत्र को जो शुद्ध घरेलू उत्पादन से जो साधन आय प्राप्त होती है उसमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय के रूप में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन का वह भाग सम्मिलित होता है जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पादन से प्राप्त साधन आय को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन से निकालने के लिए इसमें से सरकार के विभागीय उपक्रमों की जो संपत्ति और उद्यम वृत्ति से जो आय प्राप्त होती है उसे, और गैर विभागीय उपक्रमों की जो बचतें होती हैं उनको निकालने पर इसे प्राप्त किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण समुच्चय है वो है निजी आय। निजी आय निजी क्षेत्र को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली आय होती है। इसमें सरकार के वर्तमान हस्तांतरण भुगतान
और शेष विश्व से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाले हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित होते हैं। निजी आय निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, सरकार के जो वर्तमान हस्तांतरण भुगतान है जो कि एक पक्षीय भुगतान माने जाते हैं, शेष विश्व से जो वर्तमान हस्तांतरण भुगतान यानी शेष विश्व से निजी क्षेत्र को जो सहायता प्राप्त होती है उसको, और सरकार ऋणों पर जो निजी क्षेत्र को ब्याज का भुगतान करता है वो निजी आय में सम्मिलित होता है। एक अन्य तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय में सरकार के वर्तमान हस्तांतरण भुगतान, शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतान, राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज होता है उसे यदि इसमें जोड़ दिया जाए, और सरकार के विभागीय उपक्रमों की उद्यमवृत्ति एवं संपत्ति से आय और गैर विभागीय उपक्रमों की बचतों को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो निजी आय को प्राप्त किया जाता है। निजी आय एक अर्जित आय की अवधारणा नहीं मानी जाती बल्कि अनार्जित आय की अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि इसमें वो आय भी सम्मिलित होती है जो कार्य के बदले नहीं होती, जैसे हस्तांतरण भुगतान जो कि उसे सरकार और शेष विश्व से प्राप्त होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय एक अर्जित आय की अवधारणा ही मानी जाती है। निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में ये सम्मिलित नहीं होते हैं। अगली जो अवधारणा है वो है वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम, यानी व्यक्तियों या उत्पादन इकाइयों को सभी स्रोतों से जो साधन आय और वर्तमान हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है। इसमें निजी आय में से निगमों की जो बचतें जिसे अवितरित लाभ भी कहा जाता है, और निगम के जो लाभ पर जो कर लगता है उसे निगम लाभ कर कहा जाता है, उसको निकाल दिया जाए तो वैयक्तिक आय प्राप्त की जाती है। यानी निजी आय में से निगमों या कंपनियों की बचतें जो कि शेयरधारकों में वितरित नहीं होती हैं उन्हें, और उनके लाभ पर जो सरकार को कर का भुगतान किया जाता है जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, उस राशि को निकाल दिया जाए तो निजी आय में से वैयक्तिक आय ज्ञात की जा सकती है। वैयक्तिक आय भी निजी आय की तरह एक प्राप्ति की अवधारणा मानी जाती है, जबकि राष्ट्रीय आय एक सृजन की अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि निजी आय की तरह ही इसमें भी साधन आय के साथ साथ हस्तांतरण आय भी सम्मिलित होती है जो कि कार्य के बदले नहीं दी जाती है। आज की जो अपनी अंतिम अवधारणा या समुच्चय है वो है वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये वह आय है जो सारे भुगतान करने के बाद एक व्यक्ति के पास उपभोग के लिए शेष बचती है। इसमें परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित होती है। सरकार के द्वारा जो लोगों पर संपत्ति और आय पर जो कर लगाए जाते हैं और अन्य भुगतान किए जाते हैं उन सभी को निकालने के बाद जो शेष राशि उपभोक्ता के पास बचती है उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। यानी वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर जो कि संपत्ति और आय पर लगते हैं उसे, और प्रशासनिक विभागों की अन्य प्राप्तियां जैसे विभिन्न प्रकार के जुर्माने और शुल्क, उनको यदि वैयक्तिक आय में से निकाल दिया जाए तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। प्रयोज्य आय भी दो प्रकार की होती है, एक वैयक्तिक प्रयोज्य आय और दूसरी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय एक देश के व्यक्तियों एवं गृहस्थों की आय होती है। इसका संबंध संपूर्ण देश की प्रयोज्य आय से नहीं होता है। इसी तरह राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है, वो एक देश के सभी लोगों की यानी एक राष्ट्र की प्रयोज्य आय यानी उपभोग योग्य आय मानी जाती है। इस तरह अपन ने राष्ट्रीय आय से संबद्ध विभिन्न समुच्चयों का आज अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अगली क्लास में अपन राष्ट्रीय आय के माप की विभिन्न विधियों से क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।